Hello everyone. Today's topic is basic concepts of macroeconomics. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था विच वाज अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें हमने ये देखा था कि कैसे फर्म और हाउस होल्ड दोनों कंट्रीब्यूट करके फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है और उसके बाद में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। हमें गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन का क्यों पता करना है? व्हाई डू वी नीड टू नो कि what amount of goods and services have been produced in the economy? We need to know that so that हमें हमारी इकोनॉमी की जीडीपी का पता चले। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, जीडीपी के बेसिस पे ही एक इकोनॉमी के वेल बीइंग का, स्टेटस का, लोगों के रहने का, प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है। एक इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है ये बताता है कि वो इकोनॉमी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, वो इकोनॉमी अपने लोगों को कितना फूड प्रोवाइड कर पा रही है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज इट इज अबाउट द एग्रीगेट और द होल ऑफ द इकोनॉमी, unlike micro which was about individual firm, individual consumers and all. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल बी लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी कि पूरी इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हुई है। कोई भी एक कंट्री जो है वो वहाँ के रिसोर्सेस से रिच नहीं होता है। जैसे अफ्रीका की बड़ी सारी कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच है, बट स्टिल दे कुडंट डू वेल बिकॉज उन रिसोर्सेस के साथ मैन मेड रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी होती है जो हमारे लोगों के काम आ सके। फूड ग्रेन्स हम अपने लोगों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर अच्छी है तो हम हमारी कंट्री के लोगों को फीड कर सकते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी में लोगों को अच्छे से सारी फैसिलिटीज मिल रही है तो दे विल डू वेल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, दे विल बी contributing more for the country's development, right? So let's start some few topics which we need to understand while calculating the national income. So the first topic is stock and flow. Okay, let me tell you, there are certain topics, certain points which we need to understand if we have to calculate the national income, which we will be doing in the upcoming chapters. Okay, so the topics we'll be covering are stock and flow, domestic territory, normal residence, factor income and transfer income, final good and intermediate goods, consumption goods and capital goods, gross investment and depreciation, net indirect taxes, net factor income from abroad. I am sure there must be so many terms out here in the list which you people must get to hear in daily life, जो हम रोज सुनते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, लाइक डेप्रिसिएशन। 11th में हमने अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है, बट दिस डेप्रिसिएशन विल बी different from that. Like we need to understand why we are doing it here for macroeconomics, for the economy or for the calculation of GDP of the economy. Economy में final goods और services का कितना production हुआ है जो हमारी national income होती है। What is national income? हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है कैसे पता चलती है? जब हमें कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का फाइनल वैल्यू पता चलता है कि फाइनल जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कितना है, उससे हमें हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम का पता चलता है। सो वी विल बी डूइंग इट। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज स्टॉक एंड फ्लो। ओके, सो व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट? देखो, स्टॉक और फ्लो ये दो वेरिएबल होते हैं एंड दीज वेरिएबल्स आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड to calculate national income. See, national income is itself a flow variable. First of all, let me tell you what is a variable. Variable एक ऐसा factor होता है which keeps on changing. ठीक है, जैसे stock change हो गया country का, फ्लो जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो गए। अब ये स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स क्या है? देखो, नेशनल इनकम कैसे काउंट होती है? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर नेशनल इनकम काउंट होती है। लाइक अप्रैल टिल मार्च जो कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई है तो उसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो हमारा नेशनल इनकम होगा।
ठीक है? तो जहाँ पर भी एक आपको थोड़ा-सा आइडिया आई एम ट्राइंग टू गिव यू, तो जहाँ पे टाइम बाउंड कुछ आ जाता है, जहाँ पे टाइम मेंशन हो जाता है कि जैसे अप्रैल से मार्च तक इतना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो वहाँ पे फ्लो वेरिएबल बन जाता है जिसमें भी टाइम मेंशन्ड है, ठीक है? अभी आगे देखते हैं। द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज मेजरेबिलिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? अब देखो एक फ्लो वेरिएबल क्या होता है? एक फ्लो वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका एक टाइम रेफरेंस होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वो आवर्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, मंथ और ईयर्स भी हो सकते हैं। इसमें एक टाइम डायमेंशन होता है। जैसे नेशनल इनकम का अभी मैंने आपको बताया कि from April till March during this fiscal year, this is the amount of or the value of final goods and services produced in the economy. तो क्योंकि ये टाइम बाउंड है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ईयर बता रहा है, मंथ बता रहा है कि इतने अप्रैल से अप्रैल 2025 टिल मार्च 2026 तक कितनी प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ये एक फ्लो वेरिएबल बन गया क्योंकि ये टाइम डायमेंशनल है। तो वही फ्लो वेरिएबल जो है नेशनल इनकम है हमारा, ये डिस्क्राइब करता है और मेजर करता है नेशनल इनकम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हुई है या प्रोडक्शन, ठीक है? तो उसी तरह से बाकी कई सारे अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जिनमें टाइम डायमेंशन है। जैसे इन्वेस्टमेंट, आपने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल कितनी इन्वेस्टमेंट करी, तो जब मैंने ये बोला ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, सो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दैट दिस इज अ फ्लो वेरिएबल। सेविंग्स आई हैव डन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, ओके, or from the during the last 6 months this is the amount of savings I have done. Depreciation, profit loss, change in inventories, okay, तो ये सारे फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है चेंज इन इन्वेंटरीज, ठीक है? चेंज इन इन्वेंटरीज जब आएगा तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये फ्लो वेरिएबल है, वेर इन जब सिर्फ इन्वेंटरीज आ जाता है सो दैट इज एक्चुअली अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आगे हम स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करते हैं, बट चेंज इन इन्वेंटरीज क्या होता है? चेंज इन इन्वेंटरीज हमें पता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? तो मतलब कुछ एक टाइम ड्यूरेशन रहा होगा कि इस टाइम पे ये क्लोजिंग स्टॉक है और जब स्टार्ट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जब आता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेंटरीज। तो चेंज इन इन्वेंटरीज जब आएगा तो यू शुड वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट इट इज अ फ्लो वेरिएबल। उसी तरह से लेंडिंग, बोरोइंग, सप्लाई एटसेट्रा जो है ये सारे फ्लो वेरिएबल होते हैं क्योंकि दीज आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आ जाओ स्टॉक वेरिएबल पे। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आज 1 बजे मेरे गोडाउन में इतना सारा स्टॉक रखा था ग्रेन्स का, ठीक है? या फिर अगर ये बोला जाए स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो वो स्टॉक वेरिएबल होते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में जो भी आता है एज ऑन डेट, लाइक जो भी डेट आती है, तो उसमें जो एसेट्स होते हैं वो सारे हमारे स्टॉक होते हैं। स्टॉक क्या होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक अभी रखा हुआ है, हमारा वेल्थ। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी का इतना स्टॉक अभी रखा हुआ है, सो दैट इज स्टॉक एज ऑन दिस डेट आई हैव दिस many और this much of gold jewelry with me। तो ये स्टॉक वेरिएबल हो गया। उसी तरह से अगर मैं ये बोलूं during the year 2025 I bought this many pieces of gold jewelry, तो वो क्या हो जाएगा? वो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि इस ईयर में मैंने कितनी गोल्ड ज्वेलरी परचेज करी। बट यहाँ पे स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं तो स्टॉक में क्या है, टाइम डायमेंशन नहीं होता। इसमें ये नहीं होता कि ड्यूरिंग दिस वीक, ड्यूरिंग दिस मंथ, ये नहीं होगा। इसमें होगा एज ऑन, ठीक है? उसी तरह से कैपिटल एक स्टॉक वेरिएबल है। और एक कंट्री जो है वो, कंट्री का कैपिटल क्या होता है? उसके पास जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल है, ये सारा उसका कैपिटल है, ठीक है? जो बैलेंस शीट में ये सारे आइटम्स हम देखते हैं। तो जो स्टॉक होता है वो
हमेशा एक पर्टिकुलर डेट के रेफरेंस में होता है, तभी वो स्टॉक पोजीशन दिखाता है कि हमारे पास कितना स्टॉक किस सामान का अभी है। तो जो फ्लो है वो चेंज होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो स्टॉक होता है ना, वो ये बताता है कि कितना सामान एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी में हमारे पास है। Now come to domestic territory, which is also called economic territory in the context of this chapter, which is basic concepts of macroeconomics. तो जब हम national income calculate करेंगे, तो जस्ट ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पे हम इकोनॉमिक टेरिटरी कंसिडर करेंगे। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की, है ना, जो लैंड और वाटर बाउंड्रीज होती है कंट्री की। तो जब इकोनॉमिक टेरिटरी हम कंसिडर करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल बाउंड्री तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं। तो जब हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, लैंड और वाटर बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, वो तो उसकी तो वैल्यू कैलकुलेट होगी ही होगी, उसके साथ साथ और कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट होगी? देखो, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हमारी कंट्री के, अगर कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री ओन कर रही है और हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो चाहे किसी भी कंट्री के बीच में ऑपरेट हो रही है, लेकिन वो जो टेरिटरी है वो हमारी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, शिप और एयरक्राफ्ट। ठीक है। और फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो होते हैं, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में हमारी कंट्री के अगर फिशिंग वेसल्स और ऑयल और नेचुरल रिग्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अगर हम ऑपरेट करें, मतलब इंटरनेशनल वाटर में अगर हमारे पास राइट्स हैं और हम वहाँ पे कहीं पर भी लाइक फिशिंग वेसल यूज कर रहे हैं और ऑयल और नेचुरल गैस रिग से हम ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, इंटरनेशनल वाटर में, जहाँ पे भी हमारे पास ऑपरेशन का राइट है कि हम इंटरनेशनल वाटर का ये एरिया इज लाइक वी हैव द राइट ओवर दिस एरिया दैट वी कैन यूज आवर इक्विपमेंट्स ओवर हियर। तो वहां पे जो भी हमारे पास सामान आएगा, जो भी ऑयल और नेचुरल गैस आएगी, जो हम वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, या जो भी फिशिंग वेसल यूज करके जो भी फिशेज या हम काम करेंगे, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के ही प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, वो भी दैट ऑल्सो विल बिलोंग टू आवर कंट्री। और एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री के अगर अब्रॉड है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएंगे। अगर उसी तरह से जैसे इंडिया की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी है, तो चाहे हमारी इंडियन एम्बेसी यूएस में है, जो एम्बेसीज होती है वो कहाँ होती है? कैपिटल सिटीज में, फॉरेन कंट्रीज के, so दैट हमारे जो इंडियंस है जो यूएस में है, उनको कोई भी वीजा या कोई भी पेपर फॉर्मेलिटीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दी एम्बेसीज ओवर देयर। ऐसे ही कॉन्सुलेट्स जो है वो यूएस के जो इम्पोर्टेंट लाइक अच्छी सिटीज है वहाँ पे कॉन्सुलेट्स के ऑफिस होंगे। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर हमारी कंट्री की कहीं पर भी है, सपोज हमने अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नेपाल को कोई हेल्प के लिए हमने भेजी है, अगर वो नेपाल की डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वो नेपाल की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं बन जाएगी, दैट विल स्टिल बिलोंग टू इंडिया। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एक कंट्री की जो है, अगर वो अब्रॉड है, लोकेटेड है, तो भी वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है जिस कंट्री को वो बिलोंग करती है। तो ये शिप, एयरक्राफ्ट और फिशिंग वेसल्स और ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स और एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो एक कंट्री के होते हैं, चाहे वो कहीं पर भी लोकेटेड हो या कहीं पर भी शिप और एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हो, किसी भी दो कंट्रीज के बीच में या तीन कंट्रीज के बीच में, या कोई जो एयरक्राफ्ट है उसका कहीं पे ले ओवर है किसी और कंट्री में इन बिटवीन दी फ्लाइट, तो भी वो जो एयरक्राफ्ट है अगर वो इंडिया ने ओन करा है, इंडिया का है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये पिक्स है, जो कुछ पिक्स मैंने रेफरेंस के लिए लगाए हैं, ये फिशिंग वेसल है,
दिस इज फिशिंग वेसल, है ना। और ये ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स है। आई होप आपने देखे होंगे पिक्चर्स कहीं ना कहीं। अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर हमारी इंडिया में फॉरेन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया की एम्बेसी यूएस में, तो वैसे अगर इंडिया की लैंड में, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में अगर यूएस की एम्बेसी है, कॉन्जुलेट्स है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, तो वो उसी कंट्री को बिलोंग करेंगे जहाँ के वो है। एम्बेसी, कॉन्जुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिस कंट्री के है, वो यूएस के हैं, तो वो यूएस को ही बिलोंग करेंगे, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसे ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही रहेंगे, चाहे वो वर्ल्ड ओवर किसी भी कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री में इनका ऑफिस हो, तो वो वहाँ के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। इससे क्या समझ में आया हमें? नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं, उन लोगों को और फर्म्स को बोला जाता है, इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है, वो जो एक कंट्री में रहते हैं, नॉर्मली 1 साल से ज्यादा रहना होता है इनको, तब वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट बनते हैं, और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करता है जहाँ पे वो 1 साल से ज्यादा रह रहे हो। जैसे अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो गया, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर वो वहीं पे उसी कंट्री में कर रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई एक इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री में रहते हैं 1 साल से ज्यादा, और वहां पे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उनकी हो रही होती है, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं। अब नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस होता है। नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन जो है आर नॉट वन एंड दी सेम थिंग। सिटीजनशिप आपको कैसे मिलती है? बाय बर्थ और बाय लॉ। मतलब या तो आप उस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, या फिर किसी भी कंट्री के अगर लॉ जो है वो अलाउ कर रही है कि बाय फुलफिलिंग सम ऑफ दी लाइक पेपर फॉर्मेलिटीज और लीगल डॉक्यूमेंटेशन यू कैन अटेन द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, ओनली देन यू कैन बिकम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अदरवाइज सिटीजनशिप हमेशा बाय लॉ और बाय बर्थ ही होती है। बट नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंटशिप का मतलब होता है एनी पर्सन, एनी फर्म और पर्सन लिविंग इन, तो his और its इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, मतलब वो कंडक्ट करता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसी कंट्री में ऑन अ सिग्निफिकेंट लेवल, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट बनता है। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, देखो एक फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर जो हमारी कंट्री में हॉलिडे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आए हैं, तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होंगे, वो उसी कंट्री के रेजिडेंट होंगे जहाँ के वो सिटीजन्स हैं। ऐसे स्टूडेंट जो हैं, वो अगर हमारी कंट्री में रहते हैं स्टूडेंट वीजा पे, और वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो भी वो उसी कंट्री के सिटीजन, जिस कंट्री के सिटीजन है वहीं के रेजिडेंट होंगे। अच्छा, जो डेली वर्कर्स है जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे सपोज कोई डेली नेपाल से इंडिया बॉर्डर क्रॉस करता है काम के लिए, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा? नहीं, वो नेपाल का ही रेजिडेंट रहेगा जहाँ का वो सिटीजन है। ऐसे ही जो लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ है, और डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, इनमें जो काम कर रहे हैं, वो उसी कंट्री के रेजिडेंट होते हैं जहाँ की वो सिटीजन है। जैसे इनके ऑफिसेज वर्ल्ड ओवर बहुत सारी कंट्रीज में है, तो वो उन कंट्रीज के रेजिडेंट नहीं बन जाते हैं। ऐसी एम्बेसीज में जो फॉरेन स्टाफ होता है, ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, या जो अदर मेंबर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के फॉरेन कंट्री के, चाहे वो कहीं पर भी लोकेटेड हो, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनते। जैसे कि सपोज कि हमारी इंडिया की एम्बेसी जो है वो फॉरेन में लोकेटेड है, और वहाँ पे हमने कुछ अमेरिकन को भी स्टाफ, ऐसे एज अ स्टाफ रखा गया है, तो एज जैसे अभी हमने देखा जो एम्बेसीज है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है इंडिया के, वो फॉरेन के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा जहाँ पे वो लोकेटेड है, यूएस के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। लेकिन उसका जो स्टाफ है ना, अगर वहाँ पे हमने स्टाफ में कुछ अमेरिकन को भी हायर करा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड ऑल, तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं बन जाएंगे, वो यूएस के सिटीजन है तो वो यूएस के ही रेजिडेंट रहेंगे। उसी तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा, जो भी ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये जिस कंट्री में ऑपरेट करती है वहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगी, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही रहती
So this was about normal residential. Now come to now come to factor income and transfer income. फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो ऑलरेडी कि इनकम क्या होता है। इनकम वो होता है जो हमें हमारी गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करके जो भी हम इनकम अर्न करते हैं, जो भी हमने प्रोडक्शन करा उसको हम सेल आउट करेंगे तो हम इनकम अर्न करेंगे, या फिर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक हम अपनी लेबर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो या फिर कोई कमीशन एजेंट है जो सेल परचेज का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी और इन सब का उनका जो कमीशन है, तो वो उनकी इनकम है फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग, तो वो इनकम होती है। अब इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और पेमेंट ऑल्सो वी कैन से, क्योंकि हम फैक्टर प्रोडक्शन को जो पेमेंट करेंगे तो उसको फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं। और ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है? फैक्टर इनकम जो होती है वो इनकम होती है जो हमेशा हम अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देके, जो हम अपनी फैक्टर सर्विसेज देके अर्न करते हैं, वो फैक्टर इनकम होती है जिसके रिटर्न में हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है। उसी तरह से ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसके एक्सचेंज में आपने कोई प्रोडक्टिव फैक्टर सर्विस नहीं दी है। जो फैक्टर इनकम होती है वही नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है उसके एक्सचेंज में वो इनकम आपको मिलती है। जो ट्रांसफर इनकम है ये नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि इसके एक्सचेंज में कोई प्रोडक्शन का काम नहीं हुआ है। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बदले में आपने काम करा है एंड यू हैव अर्नड, ठीक है। ट्रांसफर इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बदले में आपने कोई काम नहीं करा है। फैक्टर इनकम कौन अर्न करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज जो है वो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं। ट्रांसफर इनकम कौन अर्न करते हैं? ट्रांसफर इनकम हाउस होल्ड और गवर्नमेंट अर्न करते हैं। अब फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स क्या हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज क्या थे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इनकी इनकम क्या होगी? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम हो गई। उसी तरह से जो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट रिसीव करते हैं वो ट्रांसफर इनकम होती है। उसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे हाउस होल्ड ने ओल्ड एज पेंशन रिसीव करी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिसीव करा, स्कॉलरशिप रिसीव करी। और गवर्नमेंट ने क्या रिसीव करा? गवर्नमेंट ने जो हमसे टैक्सेस रिसीव करे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमें चार्ज करती है, क्या उसके एक्सचेंज में गवर्नमेंट हमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस देती है? नो। तो जो गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम होगी वो टैक्सेस होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, लाइक डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, एक्साइज एक्सेट्रा, तो ये गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है। तो जो भी ट्रांसफर इनकम होती है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं करी जाती है। और फैक्टर इनकम जो होती है, क्योंकि उसके एक्सचेंज में आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करे करते हो, तो इसलिए ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में कैलकुलेट करी जाती है, इंक्लूड करी जाती है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। गुड्स दो तरीके के होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे। देखिए, इकोनॉमी में जैसे बोल रहे हैं बार बार, गुड्स की प्रोडक्शन होती है, सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है वो जीडीपी होती है, और उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है। तो जितनी भी गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, सपोज सम एंड सम लाइक 1000, 2000, 3000, जो भी लीटर्स है, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है, ओके देन क्लोथ है जो मीटर्स में हो जाएगा, या ग्रेन्स है जो किलोग्राम्स और टन्स में हो जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में तो हम गुड्स की जो है प्रोडक्शन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो उसका एक मनी वैल्यू होता है। तो मनी वैल्यू में ही हम इनकी जो फाइनल गुड्स की जो मनी वैल्यू है उसके बेसिस पे हम अपनी जीडीपी को काउंट करते हैं, या फिर जीएनपी को काउंट करते हैं। जीडीपी इज ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, पहले इसका डिफरेंस हम समझेंगे। सपोज आपने देखा होगा कि पहले कॉटन ग्रो होती है। कॉटन कहाँ ग्रो होती है? ज्यादातर ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है ना कॉटन, ठीक है। जैसे कॉटन ग्रो हुई उसके बाद में उसको फर्दर क्या करा, उसको फर्दर प्रोसेस करा गया, यान बनाया गया, ठीक है। यान के बाद उसका क्लोथ बनाया गया, क्लोथ बनाने के बाद सपोज एक शर्ट बनाई जाती है।
वो शर्ट बनने के बाद में भी कुछ उसमें वैल्यू एडिशन होता है, लाइक उसमें कुछ बटन्स ऐड कर दिए, कुछ स्टाइलिंग ऐड कर दी, और फिर फाइनली वो एक शोरूम में गया और फिर आपके पास पहुंचा फाइनल प्रोडक्ट बन के, ठीक है, कंज्यूमर गुड बन के, कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब फर्दर आप उसमें कोई और प्रोसेसिंग नहीं करोगे, कोई चेंजेस नहीं करोगे, आपने उसको परचेज कर लिया। ये तो हो गया एक शर्ट का एग्जाम्पल। सपोज एक स्वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक शुगर शॉप है, सॉरी स्वीट शॉप है, और वहां पे उन्होंने मिल्क लिया, स्वीट्स ली, ड्राई फ्रूट्स लिए, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मतलब इनका यूज करा, और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, एक स्वीट बनाई। तो वो आपने वहां से जाके खरीदा, फाइनल गुड आपने खरीदा फॉर कंजप्शन, डायरेक्टली आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, उसमें आप आगे और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये हो गए फाइनल गुड्स, जो डायरेक्टली दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर, जिसमें और आगे कोई और वैल्यू एडिशन या और फर्दर कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गए। उसी तरह से फाइनल गुड में कैपिटल गुड्स भी होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो गुड्स परचेज करे जाते हैं, जो फाइनल गुड्स परचेज करे जाते हैं, जैसे मशीनरी परचेज करी गई, कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करे गए, जो मेनी मेनी इयर्स तक यूज करे जाएंगे, जिससे फाइनल जो है प्रोडक्शन होती है, जो प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो कैपिटल गुड्स खरीदेगा, ये भी फाइनल गुड है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है जो उसको खरीद रहा है, प्रोडक्शन पर्पज से मशीनरी इक्विपमेंट को खरीद रहा है, वो उसमें आगे कुछ और चेंजेस नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उस मशीन का यूज करके और अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बनाना शुरू कर देगा। तो देखो, इन केस ऑफ प्रोड्यूसर इट इज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हुए फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो रीसेल के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाते हैं, और ये इसमें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर ने मिल्क का यूज करा शुगर स्वीट बनाने के लिए, तो वो सिंगल एक्ट के बाद वो खत्म हो गया, तो वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड हो गया। फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करा तो इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया? जैसे मशीनरी वगैरह जो उसने परचेज करी, वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करी, या फिर सपोज उसने, हाँ, कॉटन परचेज करा और उसका यान बनाया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यान बनाया, ठीक है, रीसेल के लिए, जैसे किसी ने सपोज किसी से कोई मशीनरी परचेज करी, या फिर कोई हाउस परचेज करा रीसेल के लिए, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? दे themselves गेट कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, और वो उसी टाइम पे कंज्यूम हो जाते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? जो फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, like sugar, milk, dry fruits, and all these are intermediate goods, raw material for the production of sweet, which was required by a sweet shop owner. और वैसे ही जैसे शर्ट बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से हो गए? कॉटन, देन yarn, then cloth, then buttons, all these things are intermediate goods. So final good और intermediate good का difference I believe you have been able to understand. Let's check for more detail. So there is a distinction which I have shared here. Final goods are meant for final consumption, which are consumer good, or for final investment, capital goods if used by producer. Final goods, they are outside the production boundary. As we have just now discussed that जो intermediate goods होते हैं वो production boundary के अंदर होते हैं. Final good का मतलब है कि वो production boundary से बाहर हो गए. जैसे शर्ट बन गया, मॉल में पहुंच गया, शोरूम में आ गया, अब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है, आगे उसमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी जाएगी, सीधा उसको कस्टमर खरीदेगा, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो गया। दे आर यूज्ड फॉर फाइनल यूज, फाइनल यूज के लिए उसका यूज हो सकता है। और जो फाइनल गुड है, इसकी जो वैल्यू है, ये हमारी नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करी जाएगी। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, दीज आर मेंट फॉर रीसेल, ठीक है, जैसे कि सपोज किसी ने हाउस वगैरह खरीदा, उसको आगे सेल आउट करेंगे वो, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर कोई मशीनरी या कुछ यान, कॉटन, ये सब परचेज करा आगे कोई फर्दर सामान बनाने के लिए, या फिर मिल्क और शुगर और इन सब का यूज हो गया। दे आर टू बी कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर। दे आर टू बी कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। कोई भी इंटरमीडिएट गुड होता है, जैसे कि सपोज आपकी एक मिल है जिसमें कि आप फ्लावर बना रहे हो, आटा बना रहे हो, आपके पास कुछ 10
टन्स ऑफ व्हीट है, आपने सिर्फ 7 टन्स ऑफ व्हीट का आटा बनाया पूरे साल में, सपोज, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, आपने 7 टन्स यू आपने सिर्फ 7 टन्स का यूज करा, ठीक है, 3 टन्स आपके पास बच गए, 3 टन्स ऑफ व्हीट आपके पास बच गया, 3 टन्स यूज नहीं हुए, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर अगर ये 3 टन यूज नहीं होता, तो ये जो 3 टन ऑफ व्हीट आपके पास बच गया था, इसको जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे ना, तो इसको भी हम फाइनल प्रोडक्ट अज्यूम करके और इसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो मतलब कि जो इंटरमीडिएट गुड है वो एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाने चाहिए। ये जो 7 टन आपने यूज करा, इसकी वैल्यू तो जो आटा बना है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो जो आटा है वो कितने में बिक रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो आटा 7 टन्स ऑफ व्हीट यूज करके वो आटे का जो फाइनल वैल्यू मार्केट में होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये जो 3 टन्स ऑफ व्हीट बच गया, ये जो इंटरमीडिएट गुड हमारा बच गया जो पूरे साल में यूज नहीं हुआ, तो इसका सिर्फ हम 3 टन्स ऑफ व्हीट का जो वैल्यू है, जो व्हीट हमने 3 टन्स ऑफ व्हीट जितने मनी वैल्यू पे खरीदा था उतने ही वैल्यू पे इसको नेशनल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमने इस 3 टन को इंटरमीडिएट गुड को छोड़ दिया, तो हमारी इकोनॉमी में तो ये 3 टन ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन हुआ था। अगर हमने इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया ड्यूरिंग द ईयर, जो काउंटिंग कर रहे हैं हम अपने नेशनल इनकम की, उसमें नहीं करा, तो हमें तो मिसलीडिंग रिजल्ट मिलेगा। ये 3 टन की वैल्यू तो हमारे पास आएगी ही नहीं। इसीलिए अगर एक साल में कोई भी इंटरमीडिएट गुड यूज नहीं होता है, वो बच जाता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो एज इट इज रॉ फॉर्म में भी है, तो उसके रॉ फॉर्म की जो वैल्यू है उसी को इंक्लूड करा जाएगा नेशनल इनकम में। ऑल राइट, सो इंटरमीडिएट गुड्स दे आर स्टिल इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड है, ये वी वेरी वेल नो इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल डोमेस्टिक इनकम बिकॉज देयर वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन एडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स है उसी की वैल्यू हम अपनी नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। अगर हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड दोनों की वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इससे कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? डबल काउंटिंग की। कैसे? जैसे कि शर्ट का एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, शर्ट की जो फाइनल वैल्यू है, सपोज वो शर्ट 2000 की सेल आउट हुई, ठीक है, उस 2000 में हर एक स्टेज पे जो भी उसमें वैल्यू एडिशन करी गई थी, कॉटन से जब उसको, कॉटन जब फार्मर से कॉटन खरीदा मिल ओनर ने, तो उसने फार्मर को कुछ मनी पे करा था। उसके बाद में मिल ओनर ने जितने भी वो कॉटन खरीदी, उसके बाद में जब उसने उसमें यान बनाया, तो वहां पे भी उसने कुछ वैल्यू एडिशन करा और अपना कुछ प्रॉफिट रखा और उस यान को फर्दर सेल आउट करा, फिर उसका क्लोथ बना। तो हर एक स्टेज पे उसमें वैल्यू एडिशन हो रही है, हर एक स्टेज पे उसकी कोई वैल्यू है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी ऐड कर ले और फाइनल जो शर्ट बनी 2000 की उसकी वैल्यू भी ऐड कर ले, तो हम हमारी नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन कर देंगे, तो हमारी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा निकल आएगी, विच विल बी अ मिसलीडिंग इनकम ऑफ आवर्स। वो रियल इनकम नहीं होगी, क्योंकि जो वो 2000 की शर्ट है उसमें ऑलरेडी हर एक स्टेज पे जो उसमें प्रोसेसिंग हुई है, हर एक स्टेज पे हर एक प्रोड्यूसर ने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रखा और अपनी वैल्यू एडिशन ऐड करी, और उसके बाद में आगे आते आते वो 2000 का बना है वो शर्ट, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ उस 2000 रुपीज को ही इंक्लूड करेंगे, जो 2000 में फाइनल उसकी जो वैल्यू है सिर्फ उसी को टोटल करेंगे, हम हर एक स्टेज पे जो उसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन हुई है, हर एक स्टेज पे जो उसकी वैल्यू लगी है, उसको हम टोटल या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इफ वी विल include the value of intermediate good as well with the value of final goods and services, then it will lead to overestimation of domestic or national income. You can give an example. उसी तरह से जो वॉर और डिफेंस गुड्स होते हैं, लाइक वॉर टैंक्स, मिसाइल कैरियर्स, रॉकेट लॉन्चर एक्सेट्रा, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, क्योंकि ये डिफेंस सर्विसेज के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं।
फाइनल गुड्स को भी टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करा गया है, कंजप्शन गुड्स अभी हमने देखा ही था और कैपिटल गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए, लाइक फूड एंड क्लोथ्स टू सेटिस्फाई देयर इमीडिएट नीड्स। और कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो बिजनेसेस यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें की आती है मशीनरी और ट्रीज। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं जैसे शुगर हो गई, आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या होता है फाइनल कंजप्शन के लिए कंज्यूमर यूज करते हैं। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो सेवरल इयर्स तक एक कंज्यूमर यूज करता है और जो थोड़ी सी हाई वैल्यू को। उसी तरह से सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो लगभग 1 साल तक या उससे थोड़े से ज्यादा इयर्स तक यूज करे जा सकते हैं, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, रिलेटिवली ड्यूरेबल गुड्स से इनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। जैसे क्लोथ्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आ जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में यूज हो जाते हैं, जैसे मिल्क है, पेट्रोल है, ये सारे। और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर या लॉयर की सर्विसेज। ऑल राइट। सो उसी तरह से कंज्यूमर गुड्स जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं, सॉरी, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? हाई वैल्यू के होते हैं और वो प्रोडक्शन में रिपीटेडली यूज होते हैं सेवरल इयर्स तक। जैसे कि एक बात बताओ, नट्स और बोल्ट जो है वो भी तो मेनी मेनी इयर्स तक यूज होते हैं, लेकिन क्या वो कैपिटल गुड है? नट्स, लेट मी राइट इट हियर। नट्स एंड बोल्ट वो भी प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लेकिन क्या ये कैपिटल गुड्स है? नहीं, ये कैपिटल गुड नहीं होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हाई नहीं होती है। कैपिटल गुड्स रिलेटिवली हाई वैल्यू के होते हैं और बहुत सारे सालों तक यूज होते हैं, जैसे कि मशीनरी है और ये सारी चीजें जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के। और कैपिटल गुड्स को हम यूज करते हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक को एडिशन करने में, जो भी हमारे पास एडिशन लाइक मशीनरी है उसमें कुछ और न्यू मशीनरी हमें ऐड करनी है, तो हम कैपिटल गुड्स उन्हीं को कहते हैं। जैसे कि कोई कार है किसी टूरिस्ट कंपनी के पास, तो वो उसका कैपिटल गुड है। और उसी तरह से अगर किसी कंज्यूमर ने वो कार परचेज करी है, तो वो कंज्यूमर के पास ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड हो गया। देखिए डिफरेंस क्या है कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। कंजप्शन गुड्स जो है दे कंजप्शन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, और कैपिटल गुड्स जो है दे डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। कंज्यूमर गुड्स जो है दे आर कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स व्हेन परचेज्ड, एंड कैपिटल गुड्स, these goods are not consumed by the households while these goods are used by the producers for further production। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेनिफिशियल पार्टीज कौन सी होती है? जो कंजप्शन गुड्स की अगर हायर प्रोडक्शन होगी तो ये लोगों के वेलफेयर को लीड करेगी, इट रेजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर कंजप्शन गुड्स हमारी कंट्री में ज्यादा है। उसी तरह से अगर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी में ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा होगी। और जो कैपिटल गुड्स है इट इज द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली तो कैपिटल गुड्स इज द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ।